मैं सत्यवान आर्य सहआचार्य बाबू शिवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कपीशा के राज मंदिर में कार्नेलिया और उसकी सखी। कार्नेलिया, बहुत दिन हुए देखा था। वही भारतवर्ष, वही निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस सस्य श्यामला पृथ्वी को रक्त रंजित बनावेंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ावेगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा और सुना है यह युद्ध होगा उस चंद्रगुप्त से। सखी सम्राट तो आज सुगंधावार में जाने वाले हैं। तो यहाँ सिल्यूकस की जो पुत्री कार्नेलिया है वह अपने जो मन के विचार हैं वह अपनी सखी से साझा कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके पिता जो सिल्यूकस हैं वे भारतवर्ष पर हमला करेंगे और वे अपने राज्य को बड़ा करना चाहते हैं और इससे भारतवर्ष को बहुत नुकसान होगा। राक्षस का प्रवेश। राक्षस आयुष्मती में आ गया। कार्नेलिया, नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। राक्षस, हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्नेलिया, और तुम उसके ध्वंसावशेष हो। मेरे यहाँ ऐसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? राक्षस, राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्नेलिया, कृतज्ञता पाश है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है। यहाँ कार्नेलिया और उसको शिक्षा देने वाले राक्षस का संवाद चला हुआ है। तो कार्नेलिया उस राक्षस से पूछ रही हैं कि ये जो तुम कृतज्ञता का तुमने नाम लिया कि जिस राज्य में रहें और उसके प्रति आभारी रहें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, तो ये कृतज्ञता एक तरह का फंदा है। ये मनुष्य की दुर्बलताओं को और भी दृढ़ करता है और इससे पूर्व जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण किया था, तुम पर बहुत उपकार किए थे, तुमने उन सब को भुला दिया। क्या तुम कृतघ्न नहीं हो? राक्षस, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ। राजकुमारी कर्णिक ने कहा, कार्नेलिया की सर्वनाश कर दो। यदि ऐसी है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए। आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्णिक से ऊब गई हूँ। जाओ। राक्षस का प्रस्थान। एलिस, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसने व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभ सच्चा ब्राह्मण था। सिल्यूकस को आते देख, अरे पिताजी। सिल्यूकस, हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया, पिताजी, उसके देश ने उसका नाम कुछ समझ कर ही रखा है। राक्षस, मैं उससे डरती हूँ। सिल्यूकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया,
पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसकी भौहों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं। उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, बीजों की प्रवंचना में अपने को न हारिए। महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमास्थनीज ने। यहाँ कार्नेलिया का अपने पिता सिल्यूकस के साथ संवाद चल रहा है और वह राक्षस को अच्छा व्यक्ति नहीं बतला रही, जो अपने देश का साथ नहीं देना चाहता है और बहुत स्वार्थी है। और कार्नेलिया अपने पिता सिल्यूकस को भी ज़्यादा विजयों या महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह देती है और वह कहती है कि आपकी महत्वाकांक्षा के कारण मनुष्यता हार जाएगी और आप अगर भारतवर्ष को हराना चाहते हैं तो बहुत बड़ा युद्ध करना होगा, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और इस तरह से आपकी जो महत्वाकांक्षा है इसके लिए बहुत से लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी होगी, तो आप ऐसा नहीं करें। सिल्यूकस, मुझे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता है कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कार्नेलिया, सो तो अच्छा ही है। मेरे पिताजी किससे कम वीर हैं। मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सिल्यूकस, यही तो मेरी बेटी। ग्रीक रक्त वीरता के परमाणुओं से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने? सिंधु तट के सुगंधावार में रहना। कार्नेलिया, चलूँगी। सिल्यूकस, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्भिक, तक्षशिला का राजा, इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता है कि चाणक्य, चंद्रगुप्त का मंत्री, उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं। बेटी, सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है। तो यहाँ सिल्यूकस कुछ संकेत कार्नेलिया को करता है कि जो चंद्रगुप्त है वह एकदम अकेला पड़ गया है, जो तक्षशिला का राजा अम्भिक उसका साथ नहीं देगा और उसका स्वयं का मंत्री चाणक्य भी उसे छोड़ करके कहीं चला गया है। तो अब मैं सिकंदर से भी बड़ा साम्राज्य यहाँ स्थापित करूँगा और मेरे राज्य का भविष्य कितना उज्जवल होगा। कार्नेलिया, हाँ पिताजी। सिल्यूकस, हाँ पिताजी। उल्लास की एक रेखा भी नहीं, इतनी उदासी, तो पढ़ना छोड़ दे। मैं कहता हूँ कि तू दार्शनिक होती जा रही है। ग्रीक रक्त। कार्नेलिया, वही तो कर रही हूँ। आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। सिल्यूकस, तब ठीक है, मैं ही भूल रहा हूँ। दोनों का प्रस्थान। पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। चंद्रगुप्त, पंचनद का नायक कहाँ है? एक सैनिक, वह आ रहे हैं देव। नायक प्रवेश करके, जय हो देव। चंद्रगुप्त, सिंगरण कहाँ है? नायक विनम्र होकर पत्र देता है। पत्र पढ़कर उसे फाड़ते हुए, सिंगरण इस प्रतीक्षा में है कि कोई बलाधिकृत आ जाए तो अपना अधिकार सौंप दे। नायक, तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य विचलित तो नहीं हो सकते। बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो, उसके नाम का जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगल गान है। आज से मैं ही बलाधिकृत हूँ। मैं आज सम्राट नहीं, सैनिक हूँ। चिंता क्या, सिंगरण और गुरुदेव न साधने, क्या डर? सैनिकों सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, ये लो मुद्रा और सिंगरण को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर से खड़े होकर देख लो सिंगरण, चंद्रगुप्त कायर नहीं है। जाओ जाओ। नायक जाने लगता है। ठहरो, आम्भिक की क्या लीला? नायक, आम्भिक ने यवनों से कहा कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से आ सकती है,
परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। तो चंद्रगुप्त नायक से पूछ रहे हैं कि जो तक्षशिला का राजा जो आंभिक है उसकी क्या योजना है। तो यहाँ नायक उसे बतला रहा है कि उसने अपने राज्य से ग्रीक सेना को आने की अनुमति दे दी है, लेकिन वह सेना नहीं देगा चंद्रगुप्त। और वह कर ही क्या सकता था, कायर। अच्छा जाओ, देखो वितस्ता के उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान। एक सैनिक, मुझे क्या आज्ञा है, मग जाना होगा। चंद्रगुप्त, आर्य शक्टार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक शस्त्र तथा अन्न चाहिए। देश में डोंडी फेर दें कि आर्यावर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ हैं सैनिक हैं, और जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है। जाओ, सैनिक का प्रस्थान। तो यहाँ चंद्रगुप्त युद्ध के समय में जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उनकी मांग कर रहे हैं कि जो सक्षम युवा हैं वे सैनिक के रूप में प्रस्तुत हों, और जितनी संपत्ति है वह भी राज्य को सौंप देनी चाहिए, और अन्न की भी आवश्यकता होगी। दूसरा सैनिक, शिविर आज कहाँ रहेगा देव। चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक, कुछ खिला दो और अश्व बदलो, एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ ठहरो। सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिए गए। दूसरा सैनिक, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। चलो शीघ्र प्रस्तुत हो। सैनिक का प्रस्थान। आकाश की ओर देखकर दृष्ट खेलने करना। चंद्रगुप्त मरण से अधिक भयानक आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चिर सहचर, हंसते हुए प्रस्थान। तो यहाँ हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के मन में युद्ध के प्रति कोई भय की भावना नहीं है, चाहे कोई उसका साथ दे या नहीं दे। वह ग्रीक सेना, जो जिसको यवन सेना भी कहा गया है, उससे अपने देश की रक्षा करना चाहता है। दृश्यांतर होता है। ग्रीक शिविर, कार्नेलिया, एलिस। यहाँ आने पर मन जैसे उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता में एक स्मृति की सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के नाद से शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदित होने लगे। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरों की कील से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। ये कहाँ जाएगा एलिस। तो यहाँ कार्नेलिया को भी युद्ध का आभास हो रहा है, और उसके मन में उदासी के भाव जागृत हो रहे हैं। एलिस अपने प्रिय के पास, कार्नेलिया दूर, तुझे तो प्रेम ही प्रेम सूझता है। दासी का प्रवेश। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदी बनकर आई है। कार्नेलिया आश्चर्य से, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुवासिनी सहित पुनः प्रवेश। तुम्हारा नाम क्या है। सुवासिनी, मेरा नाम सुवासिनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई, वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कार्नेलिया, उसका नाम। सुवासिनी, राक्षस। कार्नेलिया, ओहो, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या। तब तो तुम सचमुच अभागिनी हो। सुवासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों, अभी तो ब्याह होने वाला है। क्या आप उसके संबंध में कुछ जानते हैं। कार्नेलिया, बैठो।
बताओ, तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? झटपट बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, यदि सखी हो जाऊं तो अहोभाग्य। कार्नेलिया, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह न करोगी। सुहासिनी, स्वीकार। कार्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो, बताओ तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुहासिनी, धनियों के प्रमोद का कांटा छटा हुआ शोभा वृक्ष। कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई। माली के मन से संवरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। यहाँ कार्नेलिया सुहासिनी से विवाहित स्त्रियों के मन की बात जानना चाह रही है, तो सुहासिनी बहुत अनुभवी है, तो वह उसे बतला रही है कि वह सामान्य स्त्रियों को धनियों के प्रमोद यानी उनका मनोरंजन करने की वस्तु समझती हैं, और जैसे माली किसी वृक्ष को काट छांट करके अपने मन के अनुसार डाल लेता है, उसी तरह से जो धनी व्यक्ति हैं वे भी उसे अपने मनोरंजन का एक साधन मात्र या एक वस्तु समझते हैं। कार्नेलिया, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं सोचती थी। क्यों एलिस? अच्छा, यौन और प्रेम को क्या समझती हो? सुहासिनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती हैं। सौंदर्य कोकिल को कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राजकुमारी फिर उसी प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियाँ मकरंद सी उसमें छिपी रहती हैं। यहाँ कार्नेलिया सुहासिनी से यौन और प्रेम के विषय में भी जानना चाहती हैं, तो सुहासिनी अपनी बुद्धि से उसे तार्किक उत्तर देती हैं। कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आ सकी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना चाहती हो और जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह देगी मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान। सुहासिनी, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, परंतु उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो? सुहासिनी, वह स्त्री जीवन का सत्य है, जो कहती है कि मैं नहीं जानती, वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणीय वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है, और राजकुमारी काम संगीत की वही तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों में मुख पर लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। कार्नेलिया, सखी, मदिरा की प्याली में तू सुगंध सी लहरों को मत आंदोलित कर, स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, तो बेटी तुमने इसे अपने पास रख ही लिया, मन बहलेगा, अच्छा तो है, मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। वितस्ता की इस पार सेना पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया, पिताजी उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी, वही तो भारत का सम्राट हुआ ने? सिल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया, पिताजी आपने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सिल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी, फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी।
सिल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइबर्टियस को दूत बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सिल्यूकस का कृतज्ञ हूँ, तो भी क्षत्रिय हूँ। रणदान जो भी मांगेगा उसे दूंगा, युद्ध होना अनिवार्य है। तो यहाँ कार्नेलिया और उसके पिता सिल्यूकस का वार्तालाप चल रहा है और कार्नेलिया चाहती है कि उसके पिता चंद्रगुप्त से युद्ध ना करें और वह बहुत सारे इसके कारण बतला रही है। लेकिन सिल्यूकस ने कहा कि मैंने चंद्रगुप्त को समझाने के लिए एक साइबर्टियस नाम के दूत को भेजा था, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं आपका कृतज्ञ अवश्य हूँ, परंतु मैं क्षत्रिय भी हूँ और युद्ध जो कुर्बानी मांगेगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, तो युद्ध तो होना अनिवार्य है। कार्नेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। सिल्यूकस प्यार से, तू रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध करूँगा। सुहासिनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध। सिल्यूकस, तुम चुप रहो। कार्नेलिया से, बेटी मैं चंद्रगुप्त को क्षत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा, मैं हत्यारा नहीं विजेता सिल्यूकस हूँ। प्रस्थान। कार्नेलिया दीर्घ निश्वास लेकर रात अधिक हो गई, चलो सो रहे हैं। सुहासिनी, जानती थी, भूल गई हूँ, कोई वाद्य यंत्र तो आपने बजाती होंगी। आकाश की ओर देखकर, रजनी कितने रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कार्नेलिया, रजनी मेरी शोभन सहचरी। सुहासिनी गाती है, सखे वह प्रेममयी रजनी, आँखों में शोभन बनी सखे वह प्रेममयी रजनी, कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा, माधव सुमनों में गूंथ रहा, तारों की किरण कनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। नयनों में मधुर विलास लिए, उज्ज्वल आलोक खिला, हंसती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मृदुल अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। मधुर मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भीड़ घनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। मंदोते संगीत में दृश्यांतर। और इस एक गीत के माध्यम से जो सुहासिनी है वह रजनी या रात की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करती है और इस तरह से ये दृश्य पूर्ण होता है।